तो मैं आज आपको गस्कोम्टे जी के 3 स्तरीय सिद्धांत के बारे में बतलाऊँगा। आखिर ये 3 स्तरीय सिद्धांत क्या हैं और इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारियाँ आपको प्रदान करूँगा। अगस्त कॉम्टे जी ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में, जो कि 1882 में प्रकाशित हुई थी, उसमें 3 प्रकाशित करने का काम किया था। और वो इसमें यह जानना चाहते थे कि पेड़ पर रहने वाले बंदरों से लेकर आज तक के जो सभ्य मनुष्य का जो लंबी यात्रा रही है, उनके पीछे जो नियम है, उनकी खोज की जाए। और आखिर किन कारणों ने यूरोप के समाज को सभ्य बना दिया, उनकी खोज के लिए उन्होंने मनुष्य के 3 स्तरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेज। द लॉ ऑफ, और यह सिद्धांत सामाजिक विचारधारा और सामाजिक विज्ञान की रचना के क्षेत्र में कॉमट का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस नियम से कॉमट के समाजशास्त्र का आधार है और इस नियम के अनुसार सामाजिक विकास का अध्ययन मानव के बौद्धिक विकास के स्तर के आधार पर किया जाता है। कि उन्होंने कहा कि आखिर मनुष्य का जो बौद्धिक स्तर होता है वो एक के बाद 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला हो जाता है धार्मिक स्तर। फिर दूसरा, फिर उसके बारे में हम संक्षेप से बात करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है तात्विक स्तर, फिर आ जाता है प्रत्यक्षवादी स्तर। अब धार्मिक अवस्था यानी धार्मिक स्तर में पुजारियों का बोलबाला था कि हमारे धर्मशास्त्रों में जो भी प्रचलित मानदंड हैं, उनके आधार पर वही कानून बन जाते थे। और उस वक्त जो आदि मानव थे, वह धार्मिक अवस्था में संपूर्ण सामाजिक घटनाएं की व्याख्या धार्मिक आधार पर की जाती है। और मनुष्य स्वभावतः प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी अलौकिक सत्य की कल्पना जरूर करता है। वह यह सोचता है कि आखिर जो घटना घटी है उसके पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर है, तभी वह घटना घटी है। अब उस कारण को ढूंढने के लिए आदि मानव तो इतना सक्षम तो था नहीं कि वह विज्ञान की कसौटी पर उसे परखता, लेकिन उन्हें परखने के लिए उसने देखा कि बिजली चमक रहे हैं, बादलें गरज रही हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो शक्ति है जो इसको संचालित कर रही है। कुछ ना कुछ तो शक्ति है जो उसमें संचालित कर रही है। तो इसी के आधार पर उसने धार्मिक अवस्था दी और इसको उन्होंने 3 उपविभाग में बांटा है। इसमें जीवित सत्तावाद, प्रत्येक वस्तु में जीवन की कल्पना की जाती है, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो। और जीवन की कल्पना मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधा उगा तो उसे देखा कि उसमें तो कोई जीव है, कुछ तो है जिससे वह उगा है। उसमें पहले बीज था, फिर वह पौधा बना, पौधा से वो पेड़ बना। उसमें कुछ ना कुछ अलौकिक शक्तियाँ जो उसमें विद्यमान है। फिर उसने बादलों को गरजते देखा, उसमें देखा कि आकाश में कोई ऐसी शक्ति है जो उसे नियंत्रित कर रही है, कोई तो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। फिर बहुदेवतावाद, फिर इस स्तर पर विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की जाती है, यानी एक से अधिक देवताओं पर कल्पना की जाती है। जैसे विभिन्न प्रकार की घटनाओं में था, वो विभिन्न घटनाओं में क्या हो सकते हैं? इस घटनाओं से मतलब यह हो सकता है कि बादलों को कड़कना, यानी मान के चलिए कि बादलों को नियंत्रित करने वाला एक अलग भगवान था, पेड़ पौधों को उगाने वाला एक अलग भगवान था, और जल का एक अलग देवता था। तो यह होता है कि वह एक अलग अलग विभागों में विभाजित कर देते थे कि हर शक्ति को नियंत्रित करने वाला अलग अलग देवता यानी अलग अलग भगवान है। तीसरा आ जाता है एकेश्वरवाद। जब मनुष्य ने सोचा कि संसार की प्रत्येक घटना का संचालन केवल एक ईश्वर द्वारा होता है, तो यह उसके द्वारा सब उत्पन्न हुए हैं, तो वह यह सोचता है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका कारण मात्र एक ही है, तो वह एक ईश्वरवाद का जन्म होता है। अब इसमें आ जाता है आपका दूसरा तात्विक अवस्था। अब तात्विक अवस्था यानी दार्शनिक, इसे अमूर्त अवस्था भी कह सकते हो। अब इस अवस्था में धार्मिक और वैज्ञानिक अवस्था की ये बीच की है। अब मस्तिष्क, इसमें आदि मानव का मस्तिष्क थोड़ा विकास करने लगा और मनुष्य की तर्क शक्ति भी थोड़ी बढ़ गई। इस अवस्था में मनुष्य यह सोचने लगा कि प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता, बल्कि वह इसमें किसी प्रकार के
इसमें किसी प्रकार की जाती है। जो कुछ भी हो रहा है वह स्वास्थ्य स्वयं में पूर्ण है। प्रथम दूसरी अवस्था में केवल यही है कि प्रथम अवस्था ईश्वर की कल्पना मूर्त रूप में होती है, दूसरी अवस्था में यह अमूर्त या अज्ञेय माना जाता है, सभी वस्तुओं में उपस्थित होता है। अब प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था, ये तीसरी अवस्था क्या है? इस व्याख्या में मानव मस्तिष्क धार्मिक काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क और वर्गीकरण के आधार पर करने लगा। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क निरीक्षण वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं के तथ्यों को जानने का प्रयास करने लगा। अब इसमें यह होता है कि उसमें उन्हें वैज्ञानिक चरण उसने अपनाने लगे। इस वैज्ञानिक चरण में क्या थे? इसमें थे अवलोकन, थे ऑब्जर्वेशन, थे अवलोकन, फिर इम्पीरिकल थे, और फिर इसके बाद में प्रयोगात्मक थे, और फिर ऐतिहासिक थे। और इसके आधार पर जब घटनाओं की व्याख्या की जाए, जैसे उसमें कहा जाता है पूर्ण रूप से कि जिस प्रकार उन्होंने कहा, जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में जिस प्रकार घटनाओं का अध्ययन करने के लिए प्रायोगिक और अनुभविक और ऐतिहासिक और परीक्षण के आधार पर घटनाओं का व्याख्या की जाती है, जिससे कि घटनाओं का एक निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सके। उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं को भी एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उसी प्रकार उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। ये घटनाएं कि घटने के पीछे क्या कारण थे, उसे जाना जा सकता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, यह समझा जा सकता है। और यही इसी पर हमारा मित्रों सेशन समाप्त होता है। आप सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप सबको पसंद आती है तो मैं दूसरा वीडियो भी बहुत जल्द पे लेकर आऊँगा।